इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जीएसटी का। जीएसटी क्या है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसे पढ़ने का वो सामने दिख रहा है। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, कैसे हम टैक्स को निर्धारित करते हैं कि इस पर कितना हमको टैक्स लेना है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, एचएसएन कोड और एसएससी कोड क्या होता है, जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, इनवाइसिंग क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और ईमेल क्या है। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जीएसटी का। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जीएसटी है क्या। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री किसको कहते हैं? फेडरल कंट्री उसको कहते हैं जो कई राज्यों को मिलाकर एक देश बनता है। तो दो चीज़ें उसमें आती है, तो स्टेट्स आता है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट आती है ना। और संविधान में केंद्र की और राज्य की दोनों की भूमिकाओं का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ कि किसको क्या काम करना है ना। कोई एक दूसरे के काम में दखल नहीं देता। जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, जीएसटी लागू होने से पहले की क्या व्यवस्था थी। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी देश में लागू हुआ, उसके पहले जो टैक्स लगते थे अप्रत्यक्ष कर जिसको कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है ना। टैक्स दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनकम टैक्स आता है, कारपोरेट टैक्स आता है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, वह केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा भी लिया जाता है और राज्य सरकारों के द्वारा भी लिया जाता है। केंद्र सरकारों के द्वारा लिया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स अलग होता है, और राज्य सरकारों के द्वारा लिया जाने वाला इनडायरेक्ट टैक्स वो अलग होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जीएसटी से पहले केंद्र सरकार के द्वारा जो इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता था उसमें प्रमुख था इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। भारत की भौगोलिक सीमा में कोई माल सेवा आ रहा है या यहाँ से बाहर जा रहा है, देश के बाहर जा रहा है। फिर आता है एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद कर, जो भी सामान उत्पादित हो रहा है, कंप्यूटर है, मोबाइल है ना, कोई भी चीज़, दवा है, वह अगर किसी फैक्ट्री में उत्पादित हो रहा है, कार है, मोटरसाइकिल है, तो उस पर उत्पाद कर लगा, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा एक सर्विस टैक्स भी लिया जाता था। फोन पे हम बात करते हैं तो उसमें सर्विस टैक्स करता था, वो केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकारों के द्वारा जो लिया जाता था अप्रत्यक्ष कर, वह उसकी एक लंबी लिस्ट है, काफी लंबा है। क्या क्या आता था? वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, राज्य की भौगोलिक, किसी राज्य की भौगोलिक सीमा में किसी वस्तु के बेचने पर, सामान के बेचने पर, सेवाओं पे नहीं, सेवाओं पे तो केंद्र सरकार के पास था सर्विस टैक्स। तो जो भी सामान किसी राज्य की भौगोलिक सीमा में बिकता था उस पर वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद एंट्री टैक्स, किसी भी राज्य की भौगोलिक सीमा में दूसरे राज्य से कोई माल आता था ट्रक से तो उस पर टैक्स लगता था। फिर ऑक्ट्राई लगता, चुंगी भाड़ा, गाजीपुर में अगर कोई आता है दूसरे जिले से तो उसको चुंगी देना पड़ता है। इंटरटेनमेंट टैक्स, जो फिल्म देखते जाते हैं उसमें इंटरटेनमेंट हो रहा है, सरकार को ध्यान दें। लग्जरी टैक्स, लग्जरी आइटम के उपभोग के लिए। रजिस्ट्रेशन शुल्क, तमाम तरह के गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो देना पड़ता था। स्टैंप ड्यूटी राज्य सरकार लेती थी। जमीन की रजिस्ट्री आप कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता था वो राज्य सरकारों के द्वारा। ठीक, तो 1 जुलाई 2017 से पहले हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष करों का जो दायरा था, जो लिस्ट थी, वो काफी लंबी थी।
सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना था होता था, स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होता था। अब चूंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा संविधान में बता दिया गया है, तो राज्य सरकारों के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है, जिसका अभी हमने जिक्र किया, उस पर क्या दर रहेगा वह राज्य ही निर्धारित करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य मतलब ये हुआ कि 28 प्रदेश तो 28 रेट हो सकता है। तो इससे जो टैक्स का जो पूरा प्रशासन था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था सरकार पूरे देश का, वह काफी कॉम्प्लिकेटेड था, काफी उलझा हुआ था। अब कोई आदमी अगर साइकिल बनाने की कंपनी डालना चाहता है फैक्ट्री, तो पहले तो उसको ये 28 दरों से जूझना पड़ता था। केंद्र सरकार के जो रेट होते थे वो तो खैर ठीक है, केंद्र सरकार तो एक ही है, तो एक ही रेट रहेगा, उनके साथ जूझना पड़ता था। तो व्यापार करना जो है वह काफी एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, कोई सामान बेचेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने में मिलेगा कस्टमर को, बिहार में कितने में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में कितने में मिलेगा, पंजाब में कितने में मिलेगा, हिमाचल में कितने, हर प्रदेश का अलग अलग रेट है। तो वो सारा कैलकुलेशन एक व्यापारी को करना पड़ता है, जो काफी एक जटिल काम था। इन सब सारी दुश्वारियों को देखते हुए बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि ये सारे जो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स केंद्र सरकार, राज्य सरकार लेती है अलग, इन सबको मिला के कोई एक टैक्स बनाया जाए। तो एक टैक्स बनाने के लिए आपको मालूम है कि चूंकि संविधान में ये शक्तियां दी गई हैं, तो संविधान में परिवर्तन करना था, तो 10-12 साल तो लग गया सारे प्रदेशों को एक राय बनाने में, क्योंकि उसके लिए अमेंडमेंट करना था, है ना, उसके बाद उसको पार्लियामेंट में बिल पास होना था। तो इन सब प्रक्रियाओं में काफी लंबा समय लग गया। ये कांग्रेस के शासन में शुरू हुआ था, फिर एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल जी की, वो भी चर्चा करती रह गई, और अंत में मोदी के समय में तो बहुत पापड़ बेलने पड़े, काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, भिन्न भिन्न किस्म के लोग हैं, भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं, एक राय किसी चीज की बनाने में तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये संभव हुआ, और 1 जुलाई 2017 से एक नया कर, जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अपने अस्तित्व में आया। और इसमें वो तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेज जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते थे, उनको मर्ज कर दिया। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कस्टम ड्यूटी आज भी चल रहा है ना, और वैट का राज आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे और अल्कोहल जो लोग पीते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उस पर आज भी वैट है। ये गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, आज भी वैट ही लगता है, अभी भी वो जीएसटी में नहीं आया। पर ये कोशिश हो रही है कि सभी चीजों को ले आए। तो अब सवाल आता है कि सर क्या ऐसी जरूरत थी कि जीएसटी को लाना पड़ा? तो अगर इसके बारे में चर्चा करेंगे तो एक तो लंबी बहस हो सकती है, क्यों, क्या कारण थे कि जीएसटी लाया गया। पर 3 महत्वपूर्ण कारण को हम बताते हैं जिसके कारण जीएसटी लाया गया। पहला कारण था मल्टीपल टैक्स। अभी लिस्ट हमने गिनाई, एक पेज में आप लिख भी नहीं सकते कितना टैक्स लगता है भारत में, केंद्र सरकार का अलग, तो ये अपने आप में एक मुश्किल काम है। दूसरा था मल्टीपल टैक्स रेट। जैसे हमने बताया ना, 28 राज्य है तो 28 स्वतंत्र है कि वो किसी वस्तु पे क्या टैक्स लगाएंगे या माफ कर देंगे, वो उनकी अपनी मर्जी है। तो मल्टीपल टैक्स, मल्टीपल रेट, टैक्स रेट, मल्टीपल टैक्स रेट, ये दूसरी समस्या थी। और तीसरा जो था वो था मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, माने कर लगने का जो स्थान था, पॉइंट था, वह अलग अलग था। जैसे उदाहरण के लिए एक्साइज ड्यूटी तब लगती थी जब फैक्ट्री की चार दीवारी से माल बन के बाहर निकलता था, वहां लग जाता था। जब कोई माल सेवा बेचते थे तो वो माल अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उस वक्त ही उस पर टैक्स लग जाता था। तो ये 3 मेजर समस्या थी जिसके कारण जीएसटी लाया गया।
मल्टीपल टैक्स, मल्टीपल टैक्स रेट, रेट भी बहुत सारे थे, और मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, मैंने टैक्स लगाने का जो स्थान था वह कई जगह था। तो ये 3 समस्या की वजह से हमको जीएसटी लाना पड़ा। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हो गया। अब जीएसटी का जो पूरा नाम है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जीएसटी एक बिजनेस रिफॉर्म नहीं है, इसको सिर्फ टैक्स रिफॉर्म करना जो है वह उपयुक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी आने से व्यापार करने के तौर तरीकों में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जीएसटी आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा रिफॉर्म है। इसको आप टैक्स रिफॉर्म भी कह सकते हैं, या आप जाओ और बेहतर कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ये पूरा बिजनेस का रिफॉर्म। अब इसके जीएसटी के आ जाने से सरकार का जो कलेक्शन है, रिवेन्यू है, वो भी बढ़ा है। कर की जो चोरी होती थी वो भी रुक गया है बहुत हद तक। इसी को इसमें समझाया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है वाई जीएसटी द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम हैड इनएफिशिएंसीज एंड लिमिटेशन। कह रहा है कि जो जीएसटी के पहले हमारा टैक्स का सिस्टम था, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें काफ़ी कमियां थी और उसके काफ़ी लिमिटेशंस थे, है ना, काफ़ी अवरोधक थे उसके। जैसे मल्टीपल टैक्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, अदर सेस, सेस भी बहुत थे, अधिभार, अधिभार तो कर के ऊपर लगता था। प्राइमरी एजुकेशन से, सेकेंडरी एजुकेशन से, किसान कल्याण से, स्वच्छ भारत से, हालांकि तो अभी भी है, स्टेट गवर्नमेंट वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स। तो ये मल्टीपल टैक्सेस का एग्जाम्पल है जो अभी हमने समझाया। मल्टीपल टैक्स रेट की बात की हमने, भाई 28 आंध्र प्रदेश है तो 28 रेट है। एंड मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, मैंने कभी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, कभी ट्रेडर पे लगता है, कभी सेवा देने पे लगता है। तो इतने प्रकार की मुश्किलात थे पुराने समय। अब जीएसटी के आने से क्या हो गया? जीएसटी के आने से जो नारा दिया गया जीएसटी को लाने के लिए, जीएसटी को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो नारा दिया गया कि जीएसटी क्या है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। एक राष्ट्र है, एक बाजार है, तो एक टैक्स होगा। तो वो टैक्स क्या है? सर्विसेज टैक्स। अब कुछ खास विशेषताएं क्या है टैक्स की, जीएसटी की, उसके बारे में बताया गया। पहला तो सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है, स्वाभाविक है। अभी ऊपर इतना टैक्स का नाम सुने हैं, इन सबको मिला के अगर एक टैक्स बना दिया जाए तो अपने सब आसान हो जाएगा। अब जो भी समझना है जीएसटी में ही समझना है। दूसरा है एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। ये क्या होता है? कैस्केडिंग का मतलब होता है बारंबार, एलिमिनेट का मतलब निकाल के बाहर कर देना। तो कर के ऊपर कर लगने, कराघात जिसको कहते हैं, कर का आघात। जैसे मैं ये आइटम है, इसको मैं बेचूं 100 रुपए में, अगर इस पर 10% टैक्स है तो सरकार के खाते में 10 रुपये जाएगा। अब मैं इनको दूं, ये बेचे अगर इसको 100 ही रुपए में, तो फिर 10 रुपये सरकार, तो ये तो 10 बार बिक जाएगा, तो जितने का बबुआ नहीं उतने का झुंझुना हो गया। 100 रुपया सरकार टैक्स पा गई, सामान 100 रुपये का बिक रहा है। तो ये जो कर के ऊपर कर लगने वाली स्थिति है ना। आप भाई 100 का खरीदे तो 110 आपका पड़ा, अब 110 पे आप 10% लगाएंगे ना। फिर कोई उसको, जिसको ये 120 में पड़ेगा, वो फिर 120 पे 10% लगाएगा। हुँ? तो ये जो कर के ऊपर कर लग रहा है, मतलब जो 110 रुपया लग रहा है किसी का, उसके ऊपर भी फिर 10% लग रहा है, इससे कर की चोरी होती थी। अब ये जीएसटी में इसको खत्म कर दिया। अब ये इसलिए हो गया कि इसमें एक सिस्टम है, वह है आईटीसी क्रेडिट लेने का, इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। उससे कराघात रुक गया।
अब ये कैसे होगा, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है। जीएसटी लाते वक्त सरकार को ये पता था कि जब इतने सारे टैक्सेस को हम एक साथ मिलाएंगे तो इसका प्रशासन करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो उसने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, रोबोस्ट, मजबूत, जो ऑल इंडिया में कार्यरत हो, क्योंकि अब तो जीएसटी एक हो गया, सबको टैक्स का जो हिस्सा मिलना है वह इसी जीएसटी के कलेक्शन के माध्यम से मिलना है। तो उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और ये आईटी पे आधार में बनाया, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर ऐसा पोर्टल बनाया ताकि ये सीमलेस, बिना किसी परेशानी के चल सके, है ना, और कार्य कर सके। तो इसमें ये बात की गई कि भाई हम ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करेंगे, क्योंकि जहां भी इंसान शामिल होता है वहां भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। कंप्यूटर तो पैसा मांगेगा नहीं। तो जीएसटी में यह सुनिश्चित किया गया कि इसमें जीएसटी में लोगों को शामिल करने के लिए कोई भी काम कागज में नहीं होगा। यहाँ तक कि हस्ताक्षर भी जो होगा वह भी कागज में नहीं होगा, डिजिटल फॉर्मेट में होगा। उसको स्कैन करके आप करते हैं। तो आप इतने से समझ लीजिए कि सारा काम, एप्लीकेशन, नोटिस, उसका जवाब, सारा काम कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, कागज में कुछ भी नहीं जाएगा, जो भी होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में होगा। इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, एक कंपनी बनाई गई है ना, इन्फोसिस की मदद से, जो जीएसटी के प्रशासन को मैनेज करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है ना, और ऑनलाइन है। सभी को आपका डाटा जो है वो दिखता है। आप पोर्टल पे जाके लॉगिन करते हैं तो आप अपना सारा डाटा देख सकते हैं। चौथा इसका जो विशेषता है, चौथी जो विशेषता है वह है इंक्रीज रिवेन्यू। सिंपल टैक्स है ना, इससे कंप्लायंस बढ़ गया, लोग इसमें ज़्यादा शामिल हुए और इस प्रकार सरकार का जो टैक्स का रिवेन्यू है, आमदनी है, वह बढ़ गया। अब अगर हम पिछले महीने की बात करें तो 1,50,00,000 रुपए पिछले महीने की जीएसटी का कलेक्शन भारत सरकार को हुआ है। पहले क्या होता था, पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर सबका आप मिला दें इनडायरेक्ट टैक्स तो 75 लाख 80 लाख में सिमट जाता था अधिकतम। अब दूना के आसपास जा रहा है। तो इसलिए हो पाया है कि इसको इस तरह से सिंपल बनाया गया है। इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट हटा दिया गया है, कराघात हटा दिया गया है, कर की चोरी नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम सारा काम कर लेते हैं, तो तेजी से होता है और इसमें ट्रांसपेरेंसी है, भ्रष्टाचार भी नहीं होता, रेवेन्यू भी इससे हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो ये कारण है जिसके लिए हम लोग जीएसटी पे शिफ्ट किए। अब जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है वो हम समझें। पहले तो ये समझ लें कि जीएसटी जो लगता है गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। पहले हम लोग परचेज और सेल की बात करते थे बार बार, तो जीएसटी में परचेज और सेल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर जीएसटी में किसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो वो किया गया है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब इसको दो प्रकार का सप्लाई हो सकता है, एक इनवर्ड सप्लाई, दूसरा आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई माने परचेज, आउटवर्ड सप्लाई माने सेल। तो जो जीएसटी है वह गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगने वाला टैक्स है ना? और पूरे देश में जीएसटी ही लगना है। अब ये जो लगेगा ये दो तरह से लगता है। इसका स्ट्रक्चर ये डुअल टैक्स स्ट्रक्चर है। जीएसटी क्या है, एक डुअल टैक्स स्ट्रक्चर है। जब आप जीएसटी बोलते हैं तो उसके अंदर दो चीजें शामिल होती है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, या यूनियन टेरिटरी जीएसटी बोल रहे हैं है ना। तो जब भी हम कहते हैं कि हमने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा और 12 रुपए जीएसटी दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 रुपया आपने सेंट्रल जीएसटी दिया और 6 रुपये आपने स्टेट जीएसटी।
अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो स्टेट के जगह यूनियन टेरिटरी जीएसटी उसको बोला जाएगा। तो जीएसटी एक डुअल टैक्स स्ट्रक्चर है। इसमें दो कंपोनेंट शामिल हैं, एक केंद्र सरकार का, दूसरा राज्य सरकार। अभी जो स्क्रीन पे हमारा दिखाई दे रहा है जीएसटी का स्ट्रक्चर, उसमें हम कह सकते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी वो दो प्रकार की हो सकती है। पहला है इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट, मतलब उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में ही सप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। और दूसरा है इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में। उत्तर प्रदेश से पंजाब जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, या महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश आ रहा है, ऐसी सप्लाई को हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। ठीक है। अब उसमें टैक्स लगता क्या है? तो जब कभी भी राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत टैक्स लगता है तो उसके दो कंपोनेंट लगते हैं, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, या यूनियन टेरिटरी में है तो यूनियन टेरिटरी टैक्स यूटीजीएसटी, स्टेट टैक्स को एसजीएसटी भी कहते हैं, और सेंट्रल टैक्स को हम सीजीएसटी भी कहते हैं। तो अगर किसी सामान पे 112% जीएसटी है और वह गाजीपुर में ही बिक रही, खरीदार भी गाजीपुर का है, बेचने वाला भी गाजीपुर का है, तो ये इंटर स्टेट होगा। और 12 रुपए है तो 6 रुपए लगेगा सेंट्रल जीएसटी का और 6 रुपया लगेगा स्टेट जीएसटी। अब यही कोई चंडीगढ़ में बेच रहा है माल, खरीदार भी चंडीगढ़ का, बेचने वाला भी चंडीगढ़ का, तो वहां लगेगा 6 रुपया सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स और 6 रुपये यूनियन टेरिटरी जीएसटी यूटीजीएसटी। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। क्लियर? अब बात करते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब जब बेचने वाला और खरीदने वाला दो अलग अलग राज्य में है। जैसे महाराष्ट्र से हम कोई सामान खरीद रहे हैं, बॉम्बे से गाजीपुर आ रहा है, तो यहां जो टैक्स लगेगा उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। ठीक है। तो यहाँ आईजीएसटी 12 रुपये लग जाएगा। बोले सर उसका इसमें कैसे बंटवारा होगा केंद्र का राज्य का? ये बाद में बंटवारा होगा, पैसा कलेक्ट होगा 12 रुपया एक ही जगह, लेकिन बाद में वो फिर केंद्र और राज्य को आधा आधा बटेगा ही। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रेटेड टैक्स है, उसके अंदर छिपा हुआ है। तो सर इसकी जरूरत क्या थी? यहाँ सीजीएसटी भी कर देते तो क्या दिक्कत है ना? एक ही रहता था। जब आप कह रहे हैं अंदर में है ही वो आधा आधा, तो ये इसलिए बनाया गया है कि किसी भी बिल को देख के ये बताया जा सके कि कौन इंटर स्टेट सप्लाई है और कौन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आप कोई बिल देख रहे हैं, है ना, अगर आपको उस पर सप्लायर का नाम और पार्टी का प्लेस नहीं लिखा हुआ है, तो हम बिल देख के बता सकते हैं कि यह कहाँ बेचा गया है और कौन है इसका खरीदार, वो कहाँ है। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है, इसका मतलब कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अगर आईजीएसटी लगा है तो इसका मतलब यह एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई की गई। अब ये टैक्स का निर्धारण कैसे होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स कैसे होगा? टैक्स का निर्धारण कैसे करेंगे? जैसे अगर गाजीपुर में ही बेचने वाला है और गाजीपुर में ही खरीदने वाला है और 12 रुपया अगर टैक्स लग रहा है, जीएसटी का रेट है, तो सीजीएसटी 6 रुपया, एसजीएसटी 6 रुपया। किसको मिलेगा? केंद्र सरकार में तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वो केंद्र सरकार तो एक ही है देश की, तो 6 रुपया उस पर चला गया केंद्र सरकार में। और अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है सप्लाई, तो 6 रुपया फिर उत्तर प्रदेश को चला जाएगा। ठीक। अगर आप कोई सामान बॉम्बे से खरीद रहे हैं गाजीपुर में बैठ के, तो इस पे लगेगा आईजीएसटी, लगेगा ना? अब ये आईजीएसटी का बाद में बंटवारा होगा। केंद्र सरकार एक ही है तो उसको 6 रुपया तो चला ही जाएगा।
अब ये 6 रुपया किसको मिलेगा, बॉम्बे को मिलेगा कि गाजीपुर को मिलेगा? पहले का जो टैक्स होता था जीएसटी से पहले, उसमें बॉम्बे को ही मिलता था, क्योंकि बॉम्बे से माल चला है, जहां से ओरिजिन होगा वहीं से। जीएसटी में इसको बदल के डेस्टिनेशन बेस्ड कर दिया। मतलब ये बताया गया कि कोई भी माल और सेवा जहां खपत होगी, जहां कंज्यूम होगा, जहां पहुंचेगा, राज्य सरकार का हिस्सा उसी का होगा जहां वो कंज्यूम हो रहा है। तो माल हमने मंगाया बॉम्बे से जरूर, लेकिन वहां यह यूपी गवर्नमेंट को उसका टैक्स का पैसा जाएगा। इसको कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड। माल और सेवाओं की जहां खपत होगी, राज्य सरकार का हिस्सा उसी राज्य को मिलेगा जहां खपत होगी, उस राज्य को नहीं मिलेगा जहां से उसको खरीदा गया है। ठीक है। अब इसी को एक फ्लो डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ स्क्रीन पे देखो। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। पहले क्या था? ओरिजिन बेस्ड था। ये 22 साइड में जो दिखा रहा है वह ओरिजिन बेस्ड था, जो वैट के पहले था। क्या था कि ये एक रवि ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी है जो कर्नाटक में है, और ये सीवा ट्रेडिंग कंपनी जो तमिलनाडु में है उसको माल सप्लाई कर रहा है। मतलब सप्लायर कर्नाटक में है और रिसिपिएंट तमिलनाडु में। तो उस केस में इसको क्या कहेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे, है ना। और यहाँ पे रवि ट्रेडिंग लिमिटेड इन कर्नाटका, सो द टैक्स रेवेन्यू विल रीच कर्नाटका। पहले के ओरिजिन बेस्ड, क्योंकि कर्नाटका से ही माल चला है तो वो ओरिजिन बेस्ड था पहले, जीएसटी से पहले। तो जो राज्य सरकार का हिस्सा है वो कर्नाटक को मिलेगा। अब जीएसटी में क्या होगा? यही कहानी अगर हम बोलें, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। तो यहाँ चूंकि प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु है, इसलिए जो टैक्स रिवेन्यू स्टेट वाला है वह तमिलनाडु को मिलेगा। अंतर समझ में आ गया? डेस्टिनेशन बेस्ड और ओरिजिन बेस्ड। अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। जीएसटी में शामिल होने के लिए पहले आपको जीएसटी में अपना नामांकन कराना होगा। कौन लोग जाएंगे जीएसटी में? तो देखो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने क्या किया? एक कॉमन थ्रेशोल्ड लिमिट का निर्धारण किया। थ्रेशोल्ड लिमिट किसको कहते हैं? वो कम से कम एक लिमिट, थ्रेशोल्ड। तो सरकार ने कहा कि ऐसा है कि पहले क्या होता था, पहले हर प्रदेश का अपना अपना रूल था। मान लो उदाहरण के लिए कि उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार करता है, तो अगर उसका टोटल टर्नओवर पिछले साल में 5 लाख से ज्यादा है, तब उसको अनिवार्य रूप से वैट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यही बॉम्बे में जो महाराष्ट्र में रहता था उसके लिए 10 लाख की सीमा थी, वेस्ट बंगाल में 4 लाख था, बिहार में 3 लाख था, अरुणाचल प्रदेश में 2 लाख था। तो जितने प्रदेश उतनी सीमाएं। अब जीएसटी आने से उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे देश को हम 2 भागों में बांट देंगे। एक को कहेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट किसको कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे अरुणाचल प्रदेश, है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, और उत्तर भारत में जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो कहा कि कोई व्यापारी अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रह रहा है और उसका गत वर्ष, पिछले वर्ष कुल टर्नओवर अगर 20 लाख रुपए से अधिक है, 20 लाख रुपए या उससे भी, तो उसको अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। शुरू में ये 10 लाख ही था, बाद में 20 लाख किया गया। चलो, जो शुरू में था उसी को समझो कि अगर अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है और उसका टोटल टर्नओवर 10 लाख रुपए है, बाद में उसमें परिवर्तन किया गया कुछ, तो उसको अनिवार्य रूप से अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। उससे कम है तो आप बिना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
और रेस्ट ऑफ इंडिया में कहा कि अगर रेस्ट ऑफ इंडिया में किसी का टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है तो उसको अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना। लेकिन अगर किसी का 1 रुपए का भी टर्नओवर है और कराना चाहता है तो रोक नहीं है, वेलकम वेलकम। ये तो अनिवार्य है कि अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया में यानी यूपी में किसी व्यापारी का पिछले साल का टर्नओवर 10 लाख रुपए या उससे अधिक हो जाता है तब तो उसको अनिवार्य रूप से आना है जीएसटी के अंदर। नहीं है तो उसकी इच्छा है, आना चाहे तो वेलकम, नहीं आना चाहे तो वेलकम। तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है वह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और जीएसटी में रजिस्टर्ड करने के बाद सरकार उसको एक 15 डिजिट का पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। मतलब अब ये अनिवार्य कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसके पास अपने व्यापार का पैन, अपना पैन नहीं, अपने व्यापार का पैन होना चाहिए। जैसे राधिका साड़ी स्टोर बना रहे हैं तो राधिका साड़ी स्टोर का पैन कार्ड बनवाना होगा पहले, समझ रहे हैं ना। कोई कंपनी बना रहे हैं तो उस कंपनी का पैन कार्ड बनाना। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन के आधार पे होगा, पैन बेस्ड होगा। तो पैन में खुद ही 10 डिजिट होता है अल्फा न्यूमेरिक और ये 15 डिजिट का टोटल नंबर होता है। शुरू का जो 2 डिजिट होता है वो स्टेट कोड कहलाता है। जैसे ये 29 लिया, ये कर्नाटक का स्टेट है, हमारा 09 उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हर प्रदेश का अलग अलग 2 डिजिट का स्टेट। उसके बाद उसका पैन नंबर आता है 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक। उसके बाद आता है इंटाइटी कोड। इंटाइटी कोड का मतलब कि ये व्यापार कितनी जगह चलता है ना। अगर एक से ज़्यादा जगह उसका ब्रांचेज है और चलता है, इकाई है, तो ये यहाँ इंटाइटी कोड, एक है तो एक ही है, एक से ज़्यादा है तो। उसके बाद ब्लैंक और लास्ट में चेक सम डिजिट, ये दोनों जो है वह कंप्यूटर से निकाला जाता है। इसका एक एल्गोरिथम होता है, उसके हिसाब से डिपार्टमेंट बना के देता है। तो ये 15 डिजिट, ये एग्जाम में पूछता है कि शुरू का 2 लेटर स्टेट कोड कहलाएगा, उसके बाद 10 डिजिट पैन नंबर होगा, उसके बाद इंटाइटी कोड होगा, उसके बाद ब्लैंक होगा, है ना, उसके बाद चेक सम डिजिट। तो ये 15 डिजिट का हमारा ये नीचे एग्जाम्पल में दिखा रहा है पैन बेस्ड। यह हर उस रजिस्टर्ड व्यापारी को नंबर दिया जाएगा जो जीएसटी में शामिल है, ठीक है। अब जैसा हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन जो है उसका नियम यही है कि अगर आप इतना थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर गए तो आपको अनिवार्य रूप से करना, तब आपको कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन उससे नीचे है तो आप चाहें ना चाहें। लेकिन कुछ अपवाद के केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे टर्नओवर 0 ही रुपया क्यों ना हो। या तो पैसे की बातें खत्म हो गई, आप कितना टर्नओवर करते हैं वो खत्म हो गया, ठीक है। ये स्पेशल केस है। क्या कौन से व्यक्ति को करा? ए टैक्सेबल पर्सन कैरिंग ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। एक बिजनेस, एक व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य माल बेचना चाहता है, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल बेचना चाहता है, तो टर्नओवर 1 रुपया है कि 10 रुपया है उसका कोई मतलब नहीं है, तब आपको अनिवार्य रूप से कराना पड़ेगा। दूसरा, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सारे लोगों का टीडीएस कट के सैलरी मिलती है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टीडीएस काट के देता है वेतन, या कोई व्यापारी भी है अगर उसके एम्प्लॉई है इतने, वो टीडीएस काटता है। तो ऐसे कोई व्यापारी जो टीडीएस काटते हैं और सरकार को देते हैं, उनके लिए अनिवार्य है चाहे वो टर्नओवर कितना का भी उनका हो। एजेंट सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन, ऐसा व्यापार जो एजेंटों के माध्यम से होता है, जैसे कुछ कपड़ा है, दवाई है, इसमें क्या होता है जो बनाता है वो बेचने नहीं जाता है, एजेंट रखा हुआ, बोला आप मेरा माल बिकवा दो तुमको हम इतना % कमीशन दे देंगे। तो
तो ऐसा एजेंट जो किसी टैक्सेबल पर्सन का माल बेचता है एजेंट की हैसियत से, उसको टर्नओवर क्या है उससे मतलब नहीं है, उसको अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसको क्या कैजुअल का मतलब कि एक व्यक्ति 365 दिन में 350 दिन तो नॉर्मल व्यक्ति रहता है, अब 15 दिन वो व्यापारी बन जाता है। कि सुअर गैनी या देखनी कि चना ढेर भइल बा त एक ट्रक लदवा दे, व्यापार नहीं कर रहा, एक हितई में आएगा तो चला बेच दे, ले जाके मुर्गा बाजार में दे देंगे। ऐसे व्यक्तियों को रोक लगाने के लिए कहा कि नहीं, अगर आप कैजुअल है, आप 365 दिन नहीं करते, कभी कभार कर लेते, तो भी आपको अनिवार्य रूप से, आपका आप कितना टर्नओवर है उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको अनिवार्य रूप से करना। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो भारत की भौगोलिक सीमा में सामान्यतः 180 दिन से ज्यादा समय तक बाहर रहता है, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। रहने वाला तो भारत का है लेकिन अप्रवासी भारतीय। वैसा अगर व्यापार कर रहा है व्यक्ति, उसके लिए भी अनिवार्य रूप से जरूरी है कि वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराए। फिर सेलर ऑफ गुड्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अब अगर कोई व्यापारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, मानी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, नाइका पे माल बेच रहा है, तो वो छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, उससे कोई मतलब, उसको अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगला है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जैसे एलआईसी है, एलआईसी का ऑफिस कहाँ है, बॉम्बे में है, एलआईसी के प्रीमियम पे जीएसटी लगता है। अब अगर मान लो कि रागिनी कोई एलआईसी का प्रीमियम भरती है, तो जो भी जीएसटी देगी वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहाँ, बॉम्बे ऑफिस से। तो ऐसी कोई कंपनी है जो इनपुट टैक्स बांटती है ना, तो उसको उसको भी अनिवार्य रूप से कराना। A person supplying online information and database access or retrieval services from outside India to an unregistered person in India, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर से कोई सूचना, इंफॉर्मेशन, डाटाबेस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को भारत में दे रहा है, ऐसे फॉरेन नेशनल को भी अपने आप को यहाँ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिजनेस लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब ये रिवर्स चार्ज तो तुम अभी नहीं समझोगे क्या होता है, ये टैक्स पे करने का एक डिफरेंट तरीका है, आगे पढ़ाएंगे उसको क्या होता है रिवर्स चार्ज। तो बस अभी याद रखो कि जो रिवर्स चार्ज में व्यापार टैक्स देता है उसको भी जीएसटी में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना है, टर्नओवर का कोई मतलब नहीं। अगर आप खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, आप खुद फ्लिपकार्ट कंपनी है या अमेजोन है, तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, टर्नओवर वाली कहानी। तो ये जो हमने लिस्ट पढ़ी है, ये लिस्ट वो है जिसमें टर्नओवर का कोई मतलब नहीं, कितना है उसमें। अब ये जो डीलर होते हैं जीएसटी के अंदर, जिनको 15 डिजिट का जीएसटी नंबर मिलता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर डीलर और दूसरा होता है कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर में अंतर यहाँ समझना बस ये है कि रेगुलर डीलर वो डीलर होता है जो हर महीने सरकार को टैक्स पे करता है, कंपोजिशन डीलर वो होता है जो टोटल टर्नओवर जो उसका साल भर का होगा उस पर एक फिक्स रेट से टैक्स सरकार को 3-3 महीने पे जमा करता है। कंपोजिशन डीलर क्यों बनाया गया, जो छोटे व्यापारी हैं और जो अपने ही राज्य में माल बेचते हैं, अपने राज्य से बाहर सप्लाई नहीं करते, उनके लिए बनाया गया है कि भैया हर महीने आपको कोई हेडेक नहीं, आप 3 महीने पर। कंपोजिशन का डीलर वो होता है जो किसी से टैक्स मांग नहीं सकता, उसको टैक्स मांगने का अधिकार नहीं है, टैक्स देगा वो जरूर जब अपने लिए रॉ मटेरियल परचेज करेगा, लेकिन अपना माल जब बेचेगा तो उस पर टैक्स नहीं है।
तो अब चले हम रेगुलर डीलर के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें, जो अभी हम बता रहे थे 31 मार्च 2019 तक तो वही 10 लाख था, उसको बढ़ा के, और रेस्ट ऑफ इंडिया 20 लाख था। तो 19 के बाद सरकार ने बदल दिया, 1 अप्रैल 19 से स्पेशल कैटेगरी वाले में 20 लाख कर दिया, पूरा कर दिया, और इसमें 40 लाख, समझ आए, डबल से बढ़ गया। अब सरकार ने लेकिन इसमें एक छूट दी कि कोई राज्य सरकार अगर पुराना वाला ही रखना चाहता है 10 और 20 वाला, तो वो स्वतंत्र है। ये केरला तेलंगाना उसी तरह की प्रदेश है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसको किसको मिला है? पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, है ना, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश अब इससे बाहर आ गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश अब आ गया है नॉर्मल वाले में, रेस्ट ऑफ इंडिया 40 लाख वाले, समझिए। तो ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट कभी हम दे देंगे, इसको स्कैन कर लेंगे। कंपोजिशन डीलर के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? ये तो हमने रेगुलर डीलर का बताया। तो जो लेटेस्ट है, पहले तो था कि किसी भी व्यापारी का अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है ना, तो 75 लाख से अगर कम है, ज्यादा नहीं, कम है, तब कंपोजिशन डीलर मिलेगा। 75 से ज्यादा होगा तब तो नहीं मिलेगा। और नॉर्मल रेस्ट ऑफ इंडिया में 1.5, यह गलत लिख दिया है, ये 1.5 करोड़ है। ये 1.5 करोड़ है, यहाँ पे गलती छप गया है। तो जो छोटा व्यापारी है रेस्ट ऑफ इंडिया में, अगर 75 लाख रुपए से कम है उसका टर्नओवर, तो उसको कंपोजिशन डीलर मिल जाएगा। और जो रेस्ट ऑफ इंडिया में है वो 1.5 करोड़ से अगर कम, 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तब कंपोजिशन डीलर नहीं मिलेगा। अब बात है मैनेजिंग एचएसएन कोड और एसएससी कोड। ये क्या होता है? एचएसएन कोड का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज का मतलब क्या होता है? जो सुर ताल में रहे, हारमोनियम। नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण। नाम रखते हैं ना, गुड्डू, बबलू, पिंटू, गुड़िया, बेबी, बाबा, ठीक, तो घर में नाम रखते हैं। और एक नाम कौन सा रखते हैं? स्कूल वाला, आशीष, संगीता, अनीता, रागिनी, अंजलि। घरे क्या रहता है? डॉली, बेबी, गुड्डू। तो बोले सर ये सब आप क्यों सुना रहे हैं? समझाने के लिए बता। तो जितने भी सामान, गुड्स और सेवाएं दुनिया भर में बिकती है, उनका अपना अपना नाम हो सकता है। अब गोईठा, हम लोग गोईठा कहते हैं, अमेरिका वाला कुछ और कहता होगा गोईठा को, मैं ठीक है, वो अपना नाम कुछ रखता होगा। तो उसको एक कोड दे दिया, जिसे दे गया 4247। 4247 गोईठा चाहे कुछ कहा, लेकिन 4247 मतलब हुए। समझ आए? तो ये पूरी दुनिया में मिलके एक संस्था है जिसने बना दिया कि भाई ये वो। ये पहले भी था, ये जीएसटी से पहले भी था, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था ना, तो उसमें वो कोड का काम होता। ये 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट का हो सकता है। वैसे ही एसएससी का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। जो सेवाएं हैं उनका भी क्लासिफिकेशन करके रखा है, हो सकता हो कुछ और कहता हो। अब हम तो इसको लैपटॉप कहते हैं, अब स्पेन में या नेपाल में इसको क्या कहता है हम क्या जानते हैं। लेकिन कोड से तो जानेंगे, कोड तो तय है, वो तो बदलेगा नहीं। अगर वो कोड है तो हम जान जाएंगे कि ये क्या चीज है। अब टैली में ये जरूर, सॉरी टैली कह रहे हैं, मतलब जीएसटी में जरूरी है कि आप जब भी कभी कोई माल और सेवा बेचेंगे जीएसटी वाला, तो उसके संबंधित एचएसएन कोड और एसएससी कोड का सही सही जिक्र। इसकी लिस्ट आपको इंटरनेट से मिल जाती है, तो इसको याद करने वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए, दो डिजिट का एचएसएन कोड किसका होता है? जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होता है।
जिसका 5 करोड़ से ज्यादा होता है उसका 4 डिजिट का होता है HSN। और HSN कोड ऑफ 8 डिजिट इन्वेंशन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, 8 डिजिट का तब होगा जब आप उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें। ठीक है ना। सर्विस अकाउंटिंग कोड में जो पहला 2 डिजिट होता है वो 99 होता है सभी सेवाओं में, जितनी भी सेवाएं दुनिया भर में है। और इसी दो और उसके आगे जो 2 डिजिट का बनता है उससे उस नेचर के पता चलता है कि भाई आप क्या क्या चीज करा रहे हैं। ठीक है। और लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो डिटेल नेचर ऑफ सर्विस होता है, 6 डिजिट का SSC कोड। अब इसको अगर आपको जानना है तो आप ये www.cbec-gst.gov.in सर्विसेज में जाएंगे GST रेट में, तो वो आपको सब वहाँ पता HSM और SSC कोड का सारे चीज़ों का डिटेल। अब बात करते हैं GST का रेट स्ट्रक्चर क्या है। GST का रेट स्ट्रक्चर क्या है? तो GST का जो रेट स्ट्रक्चर है उसको हम निम्नलिखित में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है जीरो रेट, जिसपे कुछ नहीं, एग्जेम्प्टेड है, ऐसे माल और सेवा है ना। इसमें एसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड आता है, गेहूं है, चावल है, आप किसान से खरीदते हैं तो वो GST के दायरे में चला। लेकिन अगर आप चना खरीदते हैं टाटा कंपनी का ब्रांडेड वाला तो उसको GST लग जाएगा। आप भैंस का दूध, गाय का दूध जाके दुहा के लाते हैं उसको GST लग जाएगा। ये अमूल खरीदेंगे तो, मदर डेयरी खरीदेंगे तो, उसके बाद आता है मेरिट रेट। मेरिट रेट में वैसे सामान को लिया था ये 5% के रेट से लगता है, जो कॉमनली यूज होता है, जो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी प्रकार का व्यक्ति हो, वह जगह यूज होता है, वो 5% के रेट से लगता है, उसको मेरिट रेट। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेट। इसमें 2 तरह के रेट होते हैं, 12% और 18%। ठीक है। इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आ जाता है, जैसे साबुन है, शैम्पू है, ये सब क्या है, फास्ट मूविंग है। रोजी नहाना है, रोजी धोना है, ब्रश है, पेस्ट है, टूथपेस्ट है ना। 5% का एग्जाम्पल है दवाएं, सबको खाना है, क्या अमीर क्या गरीब, 5%। अब 12-18% में मोबाइल आ जाता है, टीवी आ जाता है, ये सब आ जाता है। उसके बाद आता है डीमेरिट रेट, लग्जरी गुड्स, एयर कंडीशनर, आईलाइनर, मेकअप, लिपस्टिक। सरकार कहती है कि रबीना भी जिंदा रह सकती है, लेकिन भैया थोड़ा लगाने के बाद थोड़ा पैसा ना, लग्जरी हो गया ना। एक होता है रेट, ऐसा भी होता है जो सामान की वैल्यू पे डिपेंड करता है, कि अगर जूता 1000 से नीचे का है तब 5%, 1000 से ज्यादा मूल्य का है 12%। कपड़ों में भी है कि इतना से नीचे है 5%, ज्यादा है। शुरू शुरू लागू हुआ तो कुछ चालाक और बहुत बुद्धिजीवी व्यापारी क्या किए कि सलवार समीज को अलग अलग बेच दिए। एक साथ बेचेंगे तो 1000 से ज्यादा का हो जा रहा है तो 12% लग रहा है, 500 का कभी बेचता है, 7% बचेगा ना टैक्स। बाद में सरकार ने उसको अमेंड करके ठीक किया, जब जानकारी आगरा में हुआ था। उसके डिमेरिट रेट का मतलब जो लग्जरी आइटम है, जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, जो आप, हाँ, कार है, लग्जरी आइटम, 28%। मेकअप, एडिशनल सेल्स 1% से लेकर 25% तक लग्जरी गुड पे लगता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक पियोगी ना तो वैट तो लगेगा, अरे सॉरी वैट कर रहे हैं, GST तो लगेगा ही, साथ में आपको सरचार्ज भी लगेगा 5%, 10% जो भी है। या सिगरेट पिएंगे, तम्बाकू खाएंगे, ये सब जब शराब लेंगे उस पर टैक्स। 100 रुपए की शराब पे मैंने मोटा मोटी ये समझा जाता है कि 65 रुपया तो सरकार ले लेती है टैक्स। हाँ, मैंने माल 35 रुपया का रहता है, ठीक है।
आर्टिकल आउटसाइड जीएसटी टैक्स रेट, ये महिलाओं के लिए छूट किया है सरकार ने कि जीएसटी का जो रेट है ना, मेरिट रेट, जीरो रेट, स्टैंडर्ड रेट, उससे बाहर रखा है। गोल्ड, जेम, ज्वेलरी, नीलम, पन्ना 3%, रफ, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन 0.25%। स्टोन जो होता है क्योंकि बहुत महंगा होता है ना, उस पर अगर 10% लगा देगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये आर्टिकल आउटसाइड जीएसटी रेट है, ठीक है। तो ये है जीएसटी का टैक्स रेट स्ट्रक्चर। आगे आज हम यही इसको क्लोज करते हैं।